हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। पिछली वीडियोस में हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में कवर कर लिया था और आज हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है वो होती है हमारी आईजीजी। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबेंडेंट है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा आईजीजी ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मोनोमेरिक होती है, मतलब इसका एक सिंगल जो एंटीबॉडी का शेप होता है, जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक ही एंटीबॉडी होती है। ठीक है, मतलब मोनोमेरिक होती है ये। अब आपको आगे समझ आएगा मोनोमेरिक और डायमेरिक या टेट्रामेरिक ऐसे में क्या अंतर है, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाइए ये मोनोमेरिक है, मतलब ये बस एक एंटीबॉडी का बना हुआ है। ये डाइवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके दो एपिटोप होते हैं जिससे हमारे जो एंटीजन्स मतलब जो पैराटोप होते हैं जिससे हमारे एपिटोप बाइंड होता है। एपिटोप किस पे रहता है? हमारे एंटीजन पे, पैराटोप हमारे एंटीबॉडी पे। ठीक है, अब जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है उसके भी 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, IG1, IG2, IG3 एंड IG4। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जो IG1 होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, IG2 उससे थोड़ा कम, IG3 उससे भी कम, और IG4 जो होती है वो सबसे कम प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब 70 to 80% IgG ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी में उसमें 70 to 80% हमारी आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बॉडी में। जो IG1 होती है वो ईजिली क्रॉस कर जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब जो IG3 रहती है उसका जो हाफ लाइफ रहता है वो 7 डेज़ रहता है। IG3 का जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज़ है। बाकी जो हमारी IG1, IG2 एंड IG4 है उसका 23 डेज़ हाफ लाइफ होता है। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। और जो हमारी IgG होती है वही आईजीजी में जो हमारी IG1 होती है, जो मैंने इससे पहले बताया, वही एक एंटीबॉडी है जो हमारी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईजीजी के बारे में कि सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी है और एक आईजीजी ही है जो हमारी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। जो आईजीजी होती है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है, कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। कॉम्प्लीमेंटेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। ऑप्सोनाइजेशन है कि बैक्टीरिया से बाइंड करके उनका फेगोसाइटोसिस करा देते हैं हमारे मैक्रोफेजेस इनकी बिहाफ से। ठीक है, उनका मतलब जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह उनसे बाइंड करते हैं आईजीजी एंटीबॉडी और उसका ऑप्सोनाइजेशन करा देते हैं बैक्टीरिया का। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्सोनाइजेशन आईजीजी एंटीबॉडी कराती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारी आईजीजी एंटीबॉडी हमारे एपिटोप से बाइंड करती है, हमारा एपिटोप किस पे प्रेजेंट होगा? हमारे बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होगा। जैसे ही वो उस पर बाइंड करेगी उसके बाद जो हमारे सेल्स होते हैं वो आईजीजी एंटीबॉडी को रिकग्नाइज करते हैं और फेगोसाइटोसिस का सिग्नल दे देते हैं लाइसोसोम्स को, जिसके बाद लाइसोसोम्स जो रहता है वो डिग्रेडेशन कर देता है बैक्टीरिया का। तो जैसे एक सिंपल सा था, आईजीजी के बारे में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, जो कि हैं हमारा जो आईजीजी है वो मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में, वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है और वो हमारे बैक्टीरिया का ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारी आईजीएम एंटीबॉडी के बाद। अब जो हमारी आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो हमारी 10 हैवी और 10 हमारी लाइट चेन प्रेजेंट होती है। ये हमारी आईजीजी के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी है, मतलब ये 70 to 80% हमारी आईजीजी प्रेजेंट थी, ये 5 to 10% एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में आईजीएम। ठीक है, इसका जो वेट होता है उसका वेट है 180 किलो डाल्टन। ये मोनोमेरिक भी हो सकती है, ये पेंटामेरिक भी हो सकती है। अगर ये पेंटामेरिक है तो इसका 900 किलो डाल्टन है, अगर ये मोनोमेरिक है तो इसका है 180 किलो डाल्टन। ठीक है, अभी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। सी, अगर ये हमारे बी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो वो ये हमें नॉर्मल एंटीबॉडी की तरह दिखेगी, लेकिन अगर ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो ये हमारी पेंटामेरिक फॉर्म में दिखती है। ठीक है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो ये हमारी मोनोमेरिक है, अगर ये ब्लड में है तो ये हमारी पेंटामेरिक है, आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो डेकावेलेंट होता है। वो हमारा जो आईजीएम था वो डाइवेलेंट था, सॉरी आईजीजी था वो डाइवेलेंट था, लेकिन जो हमारा आईजीएम है वो डेकावेलेंट है, मतलब इसके पास 10 एपिटोप्स होते हैं। मतलब 10 एपिटोप्स का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को 10 जगह, जो बैक्टीरिया के जो एपिटोप्स है उससे 10 साइड से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, उसमें 2 एपिटोप्स थे, इसमें 10 एपिटोप्स है। अब जो हमारी आईजीएम एंटीबॉडी है इसमें हमारी जे चेन प्रेजेंट होती है जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करती है और ये हमारे
5 एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती है। जो जे चेन रहती है ये बाइंडिंग विथ 5 एंटीबॉडीज़। अब पेंटावेलेंट का मतलब ही ये 5 एंटीबॉडीज़ है। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ है 5 एंटीबॉडीज़ को हमने ऐसे करके रख लिया। इसमें हमारी लाइट चेन हैवी चेन्स दिख रही है आपको। और जो हमारे ये 2 एंटीबॉडीज़ हैं वो एक दूसरे से हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ये आपको एंटीबॉडीज़ दिख रही हैं। ये जो हमारी एंटीबॉडी है ऐसे करके, ये ऐसे करके हमारी एंटीबॉडी है। और ये हमारी 2 डिफरेंट एंटीबॉडी हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। ठीक है। अब इन जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़, ये हमारी जे चेन से कनेक्ट रहती है। मतलब इनके बीच में जे चेन रहती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है। जो कि जो जे चेन है वो 137 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है और ये 15 किलो डाल्टन वेट की होती है। तो जस्ट आईजीएम के बारे में यही याद रखना है कि इसकी 10 हैवी चेन्स है और 10 लाइट चेन्स है। पेंटामेरिक है, मोनोमेरिक भी हो सकती है अगर वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये डेकावेलेंट होती है। ठीक है। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जिसका फंक्शंस है वो है कि जो ये फर्स्ट टाइम ऑफ डिफेंस इन ब्लड, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले यही डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। जो हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आईजीजी का भी काम था लेकिन आईजीएम उसको एक्टिवेट करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, वो आईजीएम होती है। ठीक है। ये एक्यूट इन्फेक्शन में ये अपना रोल दिखाती है आईजीएम एंटीबॉडी। अब हम चलेंगे आईजीए एंटीबॉडी के बारे में, जो कि हमारी तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। अब जो हमारी आईजीए एंटीबॉडी है वो डाइमेरिक होती है। अब डाइमेरिक से क्या समझे, सबसे पहले वाली थी मोनोमेरिक, आईजीएम थी हमारी मोनोमेरिक या पेंटामेरिक। डाइमेरिक से मतलब 2 एंटीबॉडी से ये बाइंड रहती है, वो भी जे चेन के थ्रू ही। ठीक है। ये हमारे वेरियस बॉडी सीक्रेशन में प्रेजेंट होती है। जितने भी हमारे बॉडी सीक्रेशन हो, चाहे वो हमारा म्यूकस है, चाहे वो हमारे आंसू हैं, इन सब में हमारी आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती ही है। ठीक है। डायमेरिक मतलब 2 एंटीबॉडी से बाइंड करके बनी हुई है। इसमें 4, इसकी वैलेंसी जो 4 है या फिर 4 एपिटोप होते हैं। ठीक है। अब एक एंटीबॉडी के पास 2 एपिटोप है, 2 वैलेंसी है। एपिटोप्स को ही वैलेंसी बोलते हैं। अगर एक एंटीबॉडी के पास 2 एपिटोप हैं, तो अगर 2 एंटीबॉडीज़ हैं तो उनमें कितने एपिटोप्स होंगे, 4 एपिटोप्स होंगे। ठीक है। तो आईजीए एंटीबॉडी के पास 4 एपिटोप्स होते हैं। ये एक हमारी मोनोक्लोनल इम्यूनिटी सिस्टम दिखाती है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी आईजीए एंटीबॉडी है वो हमारी सीक्रेशन, जितने भी हमारे सीक्रेशन होते हैं उनके साथ सीक्रेट होती है। जैसे मैंने बता दिया, हमारा म्यूकस हो गया, हमारा ब्लड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा आंसू हो गए, ये सारे हमारे जो सीक्रेशन है उनमें प्रेजेंट होती है आईजीए एंटीबॉडी। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, IgA1 एंड IgA2। अब ये जो है हमारी वो एक, इनमें हमारे सीक्रेटरी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे हो गए ये सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इन्वेस्टेड पैथोजन। ठीक है। अब जैसे ही हमने कोई मान लो पैथोजन अंदर ले लिया, ठीक है, तो हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, हमारा गट होगा, उसमें हमारी आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी जो कि हमारे पैथोजन को अटैक कर देती है। उसके बाद मतलब वो रिलीज़ होने लग जाती है जैसे ही वो हमारे इन सीक्रेटरी जो चीज़ें हैं उनमें हमारे पैथोजन्स को देखती है। अब जो हमारी जो 2 डाइमेरिक है, मतलब हमारी 2 एंटीबॉडी है, वो कैसे अटैच रहती है, वो हमारी एक दूसरे से अपोजिट साइड में अटैच रहती है, जिससे ये जे चेन से अटैच रहती है। अब जे चेन से ये अटैच रहती है तो इसमें मैंने बताया था इसमें सीक्रेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जो सीक्रेटरी प्रोटीन्स रहते हैं वो एज अ कर्व इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनको बाइंड करते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारी हो गई आईजीए एंटीबॉडी। अब ये जैसे ही हमारा आईजीए एंटीबॉडी रहती है वो ब्लड में प्रेजेंट रहती है और ट्रांससाइटोसिस होते ही ये हमारे ब्लड से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है। अब जो हमारा पोलियो वायरस रहता है तो जो उसमें जो आईजीए एंटीबॉडी रहती है जो उसको पकड़ती है, और जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हमारा कोलेरा हो गया, ये भी जितने भी इनके वायरस और बैक्टीरिया हो गए हैं, पैथोजन्स हो गए, इन सबको हमारी आईजीए एंटीबॉडी ही पकड़ती है। पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, इसकी याद रख लेना, आईजीए एंटीबॉडी हमारे पैथोजन्स को पकड़ती है। ठीक है। हमारे सीक्रेटरी जो भी हमारी बॉडी में सीक्रेटरी सीक्रेशंस रहते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जो हमारी एंटीबॉडीज़ है, मैंने सबसे पहले बताया आईजीई
जी जो एंटीबॉडी है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारी IgA होती है, फिर हमारी IgM होती है, फिर हमारी IgE और D, फिर उसके बाद E सबसे कम होती है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो IgM सबसे भारी होती है क्योंकि वो हमारी पेंटामेरिक होती है। ठीक है, 5 एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है। फिर हमारी IgA होती है क्योंकि वो हमारी डायमेरिक होती है, 2 एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है। फिर हमारी IgE होगी, फिर D होगी, फिर G क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हल्की जो है हमारी G रहती है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के मामले में सबसे ज़्यादा IgG होगी और फिर A होगी, फिर M होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लो। अब हम अपने 2 लास्ट एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमारा उसमें आ जाता है IgE और IgD। IgE हमारी लीस्ट अबंडेंट रहती है, मतलब हमारी बॉडी में सबसे कम प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारी एलर्जिक रिएक्शन ही सबसे कम होती है, तो सबसे कम हमारी IgE एंटीबॉडी रहती है। ये हमारी मोनोमेरिक होती है, ये डाइवेलेंट भी हो सकती है। ठीक है, कि एलर्जिक रिएक्शन जब होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी IgE एंटीबॉडी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये हमारी ब्लॉक द पॉजिटिव अटैचमेंट ऑफ द IgE एंटी टू मास्ट सेल्स। ठीक है, जो हमारी IgE एंटीबॉडी रहती है वो हमारे जब हमारे मास्ट सेल से हमारे जो IgE अटैच होती है तो उसके बाद हमारे एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ये हमारी जो IgE एंटीबॉडी है ये हमें प्रिवेंट करा दी है कि ये मास्ट सेल से कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद हमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। अब जो IgE में जो रिसेप्टर होते हैं वो मास्ट सेल का एक्टिवेशन करते हैं सॉरी, जो IgE में रिसेप्टर होते हैं वो मास्ट सेल से जब अटैच होते हैं, मतलब मास्ट सेल में उनके पास रिसेप्टर होते हैं तो मास्ट सेल का एक्टिवेशन कर देते हैं, बेसोफिल का एक्टिवेशन कर देते हैं और इओसिनोफिल का एक्टिवेशन कर देते हैं। अब हम चलेंगे IgD एंटीबॉडी। तो इसके बाद हमें IgE के बारे में हमें सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती, हमें पढ़ लें, हमें ध्यान में रहनी चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है उनको हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि हमें IgE के बारे में याद रखना है कि वो मोनोमेरिक है, वो लीस्ट अबंडेंट है और वो हमारे IgE जो रहती है वो प्रिवेंट करती है कि वो मास्ट सेल से उनका अटैचमेंट ना हो सके, क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, और ये मास्ट सेल का एक्टिवेशन करती है। अब हमारा आ जाता है IgD एंटीबॉडी। IgD एंटीबॉडी भी हमारी मोनोमेरिक और डाइवेलेंट है। अगर आप IgE और D को साथ में याद करो तो आपको ईजिली याद हो जाएगा डिफरेंस करने में। ठीक है, दोनों मोनोमेरिक और दोनों डाइवेलेंट होती है। ये B सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये नेव B सेल एंटीजन रिसेप्टर होते हैं इनमें। ठीक है, नेव B सेल मतलब जो न्यू बॉर्न जो हमारी B सेल रहती है उनके पास एंटीजन रिसेप्टर होते हैं IgD के। ठीक है, अब ये इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है तो हमें इनका इम्पोर्टेंट है नहीं IgD के बारे में पढ़ना। अगर कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें कोई भी जो फंक्शन है वो इन 4 एंटीबॉडी से नहीं बाइंड कर रहा है तो वो IgD से भाई बाइंड करेगा। ठीक है, तो IgD के बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि ये नेव B सेल एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। ठीक है, मतलब ये B सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अब जो लाइफ स्पैन होता है हमारी जो एंटीबॉडीज़ का, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन हमारा IgG का होता है, 23 डेज़ होता है। 7 डेज़ भी हो सकता है। 7 डेज़ हमारा IG3 का था, 1 का नहीं, किसका था, IG3 का था हमारा 7 डेज़। ठीक है, 23 डेज़ हमारा IG1, IG2 एंड IG4 का था। फिर हमारा जो IgA रहता है उसका 6 डे रहता है, IgM का 5 डेज़ रहता है, IgD का 3 डेज़ और IgE का 2.5 डेज़। ठीक है, तो ये था हमारा आज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। अगली क्लास में अब से क्लासेस रेगुलर आएंगी और अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे हमारे इम्यूनोलॉजी का आगे की टॉपिक्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।